दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओनली में। और स्टडी टाइम ओनली आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। तो इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं जो कि आपके इंटरनेशनल कवरेज से हम यहाँ पे उठाएंगे, जैसे द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया और बीबीसी हो गया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, ORF की वेबसाइट्स में जो आर्टिकल्स आते हैं उन एडिटोरियल्स उन आर्टिकल्स को हम उठाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली देखा जाता है कि आप नॉर्मल से आर्टिकल पढ़ लेते हैं और जीएस के लिए, लेकिन आईआर का स्पेसिफिक आर्टिकल आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाता है। इसलिए ये इनिशिएटिव स्टडी टाइम ओनली आपके लिए केवल और केवल आपके लिए लेके आया है, जिससे आप इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बिल्कुल भी मिस ना करें। और जो GS2 पेपर में स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये आर्टिकल जो है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सभी इंटरनेशनल न्यूज़ को देखेंगे और उसके एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है। साथ में यहाँ पे हम हैंड रिटन नोट्स देखेंगे, हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से आपको एडिटोरियल में से नोट्स तैयार करने हैं, और मैं आपको एडिटोरियल भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगा जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और ये PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। फॉर ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू यूज @study time only, सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसको आप मुझे ईमेल कर सकते हैं स्टडी टाइम ओनली की वेबसाइट में। सो चलिए आगे यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा आर्टिकल निकल के आता है हमारा। आप देख पा रहे होंगे पहला आर्टिकल है टेंशन एस्केलेट्स अलोंग LAC विद चाइना। देखिए LAC की बात हो रही है, LOC की नहीं। आपको ध्यान से सुनना है, मैं बात कर रहा हूँ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो चाइना ने एक्यूज किया रिसेंटली, ये न्यूज़ है एक तरीके से, इसलिए यहाँ पे एडिटोरियल नहीं दिया गया। तो एक तरीके से न्यूज़ है, इसको हम एक न्यूज़ रहेगी प्लस एक एडिटोरियल रहेगा हमेशा। क्लियर है आपको? चलिए, चाइना एक्यूज करता है यहाँ पे इंडियन आर्मी को कि इंडियन आर्मी ने क्या किया, उनकी क्रॉसिंग, उनके जो बॉर्डर है, बॉर्डर को क्रॉस किया है और उनकी टेरिटरी में जाके घुस गया है और बहुत सारे जो पेट्रोल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। तो ये एक्यूज कर रहा है, जबकि यहाँ पे इंडिया का कहना है कि इंडिया बिल्कुल इस तरीके से कोई भी काम इंडिया ने नहीं किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। LAC का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है। आप इस तरीके से फिगर जो है आंसर राइटिंग में जरूर बना के आइए कि जब भी आपको छोटे छोटे मैप हो तो आप इस तरीके से छोटे छोटे मैप याद कर लीजिए। खासकर इंडिया के हर एक पार्ट का आपको मैप याद होना चाहिए। खासकर बाउंड्री के पार्ट्स का मैप को आपको बिल्कुल ही लर्न होना चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमने इस मैप को बनाया है। ये वाला जो रीजन है POK में है अभी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये अक्साई चीन है। एक्चुअल में जहां हमारा कंट्रोल है वो ये वाला रीजन है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए, आप पहले इसको देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन जो लेटेस्ट डिस्प्यूट निकल के आया है वो डिस्प्यूट पोर्शन कौन सा है, पेंगोंग सो लेक। अब इस लेक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेंगोंग सो लेक। तो ये इस लेक के बारे में आपको याद रखना है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, तो वेस्टर्न पार्ट का 45 किलोमीटर जो पार्ट है वो इंडिया कंट्रोल करता है, और बाकी जो 5% मतलब एक तरीके से बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, बहुत बड़ा सा पार्ट, वो रेस्ट पोर्शन कौन कंट्रोल करता है, चाइना इस पे के ऊपर कंट्रोल करता है। अब चलिए मैं इसकी थोड़ा सा लोकेशन आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे कश्मीर का मैप है। तो ये लद्दाख वाला रीजन है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, तो ये पोर्शन है जहाँ पे डिस्प्यूट निकल के आ रहा है। इंडिया कहता है कि ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वैसे तो हमारा पूरा ही कश्मीर है, ये अक्साई चीन जिसको आप कहते हैं वो हमारा है। चाइना कहता है हमारा है, वो भी हमारा पार्ट है, और ज़रूर एक दिन हम उसे लेके रहेंगे जहाँ पे चाइना का भी कंट्रोल चल रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस यहाँ पे एक लेक है। तो उस लेक को जो है अभी हम डिस्कस करें किस तरीके से वो यहाँ पे वो मान रहा है कि ये जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इसको नहीं मान रहा है चाइना। तो वो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। पेंगोंग पेंगोंग सो लेक। तो पेंगोंग सो लेक नाम है, इसका नाम याद रखना है आपको। अब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वेस्टर्न, पहले जो वेस्टर्न तरफ है लद्दाख से रिलेट करता है, यहाँ पे मिडिल में उत्तराखंड आ जाता है, और ईस्टर्न में कौन कौन आ जाता है, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको स्टेट्स के नाम भी याद रखने हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं, टच करते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर। ध्यान रखना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में चाइना कैसे मानता है, 2000 किलोमीटर चाइना मानता है। अब चाइना क्यों इतना कम मानता है, क्योंकि वो कहता है कि जो हमारा एक तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, वो अरुणाचल प्रदेश वो इंटीग्रल पार्ट तो चाइना मानता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप फिगर में अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा समझाने की। देखिए इंडिया का जो परसेप्शन है, लाइन जो ग्रीन वाली जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, इंडिया लाइन ऑफ परसेप्शन। ये इंडिया इसे लाइन मानता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है। ये पोर्शन जो है किसका पोर्शन है, ये अक्साई चीन है, मतलब जहां पे चाइना का कंट्रोल है। क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन अब क्या हुआ था, 1972 का जब वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इस थोड़ा सा पीछे था कि मतलब जो आर्मी आ गई थी वो यहाँ तक आ गई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो पोर्शन है वो जो मतलब यहाँ तक वो इस पोर्शन को मानते हैं। मतलब ये जो कुछ लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर होगा। तो चाइनीज जो लाइन, चाइनीज परसेप्शन है, वो रेड ऑरेंज वाली लाइन जो मैं यहाँ पे रेड वाली तरफ से दिखा रहा हूँ, इसको वो मानते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो ये छोटा सा डिस्प्यूट था जो इन दोनों के बीच था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रीजन के बारे में आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, व्हाट हैज हैपेंड नाउ। अब देखिए हुआ क्या है कि 10 किलोमीटर की, यहाँ पे ये जो मैंने बताया ना कि 10 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली, तो ये 10 किलोमीटर के ऊपर ही वालिशन चल रहा है कि इंडिया कहता है हमारा, चाइना कहता है हमारा। मतलब चाइनीज ट्रुप क्या कहता है, जैसे इंडिया ट्रुप तो यहाँ पे है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो चाइना कहता है कि आप हमारे रीजन में आ गए हो। तो ये एक चाइना की गलत बात है जो इंडिया चाइना बार बार यहाँ पे कह रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखिए इंडियन आर्मी का जो पोस्ट बना हुआ है वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं, वो यहाँ पे बना हुआ है। देखिए इंडियन आर्मी का पोस्ट यहाँ मतलब इस लाइन के भी पीछे है फिर भी, और ये एक राकी नाता पोस्ट है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और ये देखिए दो फिगर है यहाँ पे, आप ये देखने की कोशिश करिए, वही सारे फिगर जो अभी मैंने आपको दिखाया। और नेक्स्ट वाला जो है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है, इंडियन जो आर्मी है वो यहाँ पे आती जाती रहती है इस रीजन में, क्योंकि ये रीजन तो हमारा ही रीजन है। तो वो इस रीजन में जो जाती है तो इसे वो क्या बोलते हैं कि आप हमारे रीजन में घुस रहे हैं, आप हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं विदाउट आप हमारी परमिशन के, और वायलेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो ये सारा पोर्शन जो था यही डिस्कस किया। और हम जिसके अंदर देखते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया कि लद्दाख में किस तरीके से प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रही, तो वो हमने न्यूज़ डिस्कस करी। अब साथ में आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना होगा कि इंडिया एंड चाइना ट्रुप फेसेस ऑफ नाकुला। नाकुला ला मतलब क्या होता है, एक तरीके से जब भी इस तरीके से LA देखिए तो इसका मतलब आपको समझना है क्या होता है, पास। तो कोई पास का ही नाम है। तो नाकुला पास कहाँ पे अगर क्वेश्चन राइज होता है तो आपको पता होना चाहिए, सिक्किम में है। तो ये नाकुला पास जो है इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो कहते हैं नाकुला पास हमारे अंडर में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाकुला पास ये सिक्किम का पार्ट है, ये सिक्किम के अंदर आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया। इंडिया चाइना का रिलेशनशिप अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, अब मैं बॉर्डर डिस्प्यूट से आपको डिस्कस करता हूँ। 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट निकल के आए थे। 1962 में साइनो इंडिया वार हुई थी। इसके बाद चोला इंसिडेंट हुआ था 1967 में। साइनो इंडियन शिकरमिश हुआ था 1987 के अंदर। तो ये तीनों आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं नाम। कभी फिर मैं इसको डिटेल में भी कवर करूँगा, डिस्कस करूँगा, जब मैं IR के अलग से लेक्चर्स लेके आऊँगा स्टैटिक पोर्शन के। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते चलिए, और आपका अगर अच्छा हो रहा है तो आप बस उसको कमेंट सेक्शन में बताते चलिए कि और भी कौन से इनिशिएटिव आपको चाहिए। देखिए अक्साई चीन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये है अक्साई चीन वाला पार्ट। ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ये अक्साई चीन वाला पार्ट है, ये पीओके वाला पार्ट है। तो ये जो अक्साई चीन वाला पार्ट है इसकी हम बात करते हैं।
इंडिया का मानना है कि जो पहले तो इसका एरिया देख लीजिए, 37,244 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इंडिया का कहना है अक्साई चीन जो है पार्ट ऑफ लद्दाख है, लद्दाख का क्या है, एक पार्ट है। लेकिन वहीं पे चाइना का क्या कहना है कि अक्साई चीन क्या है, हॉटन कंट्री है, मतलब एक तरीके हॉटन कंट्री का उनके पार्ट है। तो वो और वहीं से 219 उनका 219वें नंबर का नेशनल हाईवे जो है वो यहाँ से निकलता है। आप लोगों ने फिगर में भी देखा होगा, कनेक्ट टू तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से कनेक्ट करता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब जो डिस्प्यूट निकल के आ रहा था कि ऐसा क्यों था, जो तो ये था जॉनसन लाइन की वजह से। देखिए जॉनसन जो लाइन है 1865 में खींची गई थी। इसके अंदर पुट अक्साई चीन इन द कश्मीर व्हेन चाइना डिडंट कंट्रोल जिंगजियान। तो जिंगजियान रीजन में जब चाइना कंट्रोल नहीं करता था, ध्यान से सुनिएगा, चाइना जब जिंगजियान रीजन में कंट्रोल नहीं करता था तो जिंगजियान रीजन का ही पार्ट एक तरीके से अक्साई चीन था, ये सारा पार्ट आता था। तो जॉनसन जब लाइन खींची गई थी, एक जॉनसन यहाँ पे ब्रिटिश से थे तो उन्हीं के नाम पे लाइन रखा गया, नाम रखा गया। तो जॉनसन जी ने एक लाइन खींची थी तो वहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो जिंगजियान प्रोविंस और जम्मू कश्मीर और ब्रिटिश इंडिया, इनके बीच में ये जो है चीज़ें साइन हुई थी। इसके अंदर बताया था 1865 में कि जो अक्साई चीन वाला पार्ट है, चीन वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, अक्साई चीन वाला पार्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा। तो इनडायरेक्टली वो कहाँ आ गया, हमारे इंडिया के अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट। अब लेकिन एक जो प्रॉब्लम निकल के आती है, उस समय चाइना इसका पार्ट नहीं था, मतलब एक तरीके से चाइना कंट्रोल नहीं करता था, तो चाइना इसका पार्ट भी नहीं था इसका। तो चाइना कहता कि हम उस टाइम पे थे ही नहीं, हम उस टाइम पे उसके पार्ट नहीं थे, तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो इसको वो मानने से मना कर देता है। लेकिन 1899 में फिर क्या होता है, फिर से एक मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन जो है खींची जाती है। अब मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन जो खींची जाती है तो वो ब्रिटिश जो है यहाँ पे पुट कर देती है अक्साई चीन को चाइना के अंदर। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या है, दे सेंट नोट टू बीजिंग। अब ये बीजिंग को एक नोट भेजते हैं जो एक जिंगजियान रीजन का पार्ट है, तो इनको नोटिस ये सारी चीज़ें भेजती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जब एक तरीके से, तो आपने आपस में ही किस तरीके से कैसे डिसाइड कर लिया, तो ये बहुत बड़ा एक इशू यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करी। आपको मैं थोड़ा सा एक बार फिगर से और दिखाता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैकडोनाल्ड जो लाइन है वो कहाँ पे है, ये जो ब्लू कलर से डैश 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 बनी हुई है ये मैकडोनाल्ड लाइन है। तो ये क्या हो गई, मैकडोनाल्ड लाइन। तो ये ये बाद में खींची गई थी, तो ये आपको समझना है। ये इंडिया लाइन का परसेप्शन तो हमने बता दिया, चाइनीज परसेप्शन ये हो गया है। तो ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी आपसे कि मैपिंग में कभी आ जाए, तो ये कौन सा पास है पास में, तो ये काराकोरम पास, इसके जस्ट पास में काराकोरम पास है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शोक रिवर भी यहाँ से निकलती है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ से होके निकलती है। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हमने फिगर को, अब ये देखिए जॉनसन जो लाइन है जो हमारा एक्चुअल इंडिया है, एक्चुअल इंडिया मतलब जो हमारे मैप में इंक्लूड किया जाता है, ये जो ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की आप देख रहे होंगे बाउंड्री ना, ये जॉनसन लाइन है जिसे इंडिया मानता है। और इसी वजह से अक्साई चीन वाला जो पार्ट है ये सारा पार्ट इंडिया के अंदर आता है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो चलिए आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे, सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट, सारे फिगर अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल को, जो कि है डिजिटल एपिफेनी। एपिफेनी, अब क्या होता है डिजिटल एपिफेनी, इसको हम डिस्कस करेंगे। कोविड-19 एंड आवर टेक फ्यूचर। कोविड-19 के बाद हमारा टेक फ्यूचर क्या होगा, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो आर्टिकल है डिजिटल एपिफेनी कोविड-19 एंड आवर टेक फ्यूचर, ये समीर सरन जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, तो मैंने इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को हाईलाइट कर दिया है और ये आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही शेयर कर दिया है अभी। तो आप लोग ज़रूर से जाइए, इसको रीड करिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको एक अच्छे से रीडिंग मार सकते हैं।
अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है रीड करने में तो आप हाईलाइटेड पोर्शन को जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने लेक्चर देख लिया और लेक्चर को कॉपी जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसको समझ लिया, उसके नोट्स बना लिए, या अगर आप नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, फाइल फॉर्मेट में अपने आप पास सेव कर लीजिए, कल को आपको काम ही आएगा रिवीजन करने के टाइम पे। और इसको अगर थोड़ा सा रीड कर लिया तो आपका बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बनते जाएंगे। इसको आप ऐसे के अंदर जीएस पेपर के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। जो पीएसआईआर का जिनका ऑप्शनल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑप्शनल में इस तरीके से क्वेश्चन जो है आईआर के पोर्शन में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एपिफेनी का मतलब आपको समझना होगा, एपिफेनी क्या होता है। एपिफेनी का मतलब एक तरीके से ऐसा है कि रिलीज सडनली, मतलब आपको कोई चीज़ के बारे में रियलाइजेशन हुआ और सडनली रियलाइजेशन हुआ कि यार इस चीज़ का कितना इफेक्ट हो सकता है, बाद में आपको चीज़ों के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरीके से कोविड-19 के बाद हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हम क्या चीज़ें करेंगे। देखिए न्यू टेक्नोलॉजी जो है आपको समझना होगा कि जो न्यू टेक्नोलॉजी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगा आपको। तो न्यू टेक्नोलॉजी अल्टरिंग द सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी वो क्या कर रही है, सोसाइटीज़ के जो मतलब एक तरीके से वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जो भी सोसाइटीज़ है उनको चेंज कर रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा। प्लेटफॉर्म प्लेनेट, ये वर्ड जो है आर्टिकल के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ, प्लेटफॉर्म प्लेनेट। इन्होंने बताया है कि जो प्लेटफॉर्म प्लेनेट है एक तरीके से हमारा जो प्लेनेट है वो अब डिजिटली बनने जा रहा है, डिजिटल बनता हुआ जा रहा है। अब सारी चीज़ें क्या हो रही है, डिजिटल हो रही है, डिजिटल कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे, आप घर बैठे सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वर्क टू होम कर रही हैं और धीरे धीरे अब इसी सारी चीज़ों में आ जाएंगी। तो अनगवर्नमेंट डिजिटल स्पेस बन जाएगा, बहुत तेजी से जो है जहाँ पे चीज़ें गवर्न नहीं हो पाएंगी वो बन जाएगा। पॉलिटिकल कंजर्वेशन, ट्रेड, कॉमर्स, नेशनल सिक्योरिटी, जो पहले एक पावर रहती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, वही चीज़ें अब कहाँ बन जाएगी, अनगवर्नमेंट डिजिटल स्पेस के अंदर सारी चीज़ें रह जाएंगी। जो पॉलिटिकल कन्वर्जेशन होगा वो इसी से होगा, ट्रेड कॉमर्स हो गया, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी डिजिटली। अब जैसे आप लोगों ने अगर मूवी वगैरह देखी होगी इस तरीके से जहाँ पे डेटा चोरी हो जाता है और डेटा वहाँ पे बताया जाता है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और डेटा की वजह से किस तरीके से लोगों ने चोरी कर ली और हैकिंग कर ली। तो पॉसिबल है वो सारी चीज़ें अब आज के ज़माने में जो है पॉसिबली हो सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे दो टाइप से स्ट्रक्चरल चेंजेस है बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए हमारी टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोसाइटी पे उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। एक तरफ है जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे हमको बूस्ट करके ले जाएगी, जहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, रिजॉल्व करेगी हमारे सारे इश्यूज को। जैसे कि सिंपल सी चीज़ें, सभी जैसे एजुकेशन आप देख पा रहे होंगे कि आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एजुकेशन ले रहे हैं, अब बाहर जाके एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बहुत सारी चीज़ें बंद हो गए हैं, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, अब उनको सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो इसका जो जस्ट अपोजिट आपको समझना है, एंटीथीसिस जो है टेकलेस और स्पेक्टिसिज्म, तो स्केप्टिसिज्म है, तो नो यूज ऑफ टेक। तो यहाँ पे बताया गया था स्केप्टिसिज्म के अंदर, और टेकलेस की बात की जा रही। टेकलेस और स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना, कि बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं, जो उसका यूज नहीं करते हैं, वो फ्रॉड और बहुत सारी, क्योंकि डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो उस वजह से इसका यूज नहीं करे। तो कोविड-19 का आउटब्रेक के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरीके से इमेनिसिपेशन और नॉट एक्सेस यूज दोनों को साथ में लेके हमें चलना होगा, कि ना तो आप ज़्यादा उसका एक्सेस यूज करिए कि आप बिल्कुल इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाइए कि आगे आप काम ही ना कर पाइए, और ना ही आप बिल्कुल ही उससे दूर हटिए। तो ये दोनों बातें आपको समझ में याद रखनी है। अब जैसे कि पेंडेमिक जो वर्ड था आपको समझना होगा, नॉर्मल सी चीज़ है, पेंडेमिक जैसे कि डिसीजेस होती हैं, उसी तरीके से एक नया यहाँ पे टर्म्स आया है। अब इस तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, देखिए जो भी आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको हर आर्टिकल के अंदर पर डे में आपको जब भी इस तरीके से लेके आऊँगा, जब भी ये आर्टिकल्स लेके आऊँगा, तो कोई ना कोई इस तरीके से नए वर्ड्स आपको बताऊँगा। तो वोकैब, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वोकैब कैसे इंप्रूव करिए, देखिए
हमारे जीएस पेपर की वोकैब, हमारे ऑप्शनल पेपर की वोकैब और हमारे यूपीएससी की वोकैब जो होती अलग होती। मतलब यूपीएससी की वोकैब अगर आप पढ़ने जाएंगे तो यही इनकी जो वोकैब होती है वो अलग होती है। तो बहुत लोग कोशिश ये चीज़ भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ऐसा कर लूँ सर, मैं बहुत सारे मीनिंग्स याद कर लेता हूँ, वर्ड्स मीनिंग। सर देखो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको आर्टिकल्स रीड करना पड़ेगा, आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप चीज़ों को सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक नया वर्ड अराइज हुआ है, इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक आप इसको आंसर राइटिंग में यूज करिए, मेंशन करिए, इसके ऊपर आंसर मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए दिया है आपको, तो आप इसका यूज करिए और जरूर से जरूर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। जो मैंने बताया है इसी को यूज करके आपको आंसर लिखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? विथ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन हो की फ्लडिंग, एक तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पेंडेमिक डिसीजेस हो जाती है, जैसे आप देख पा रहे हो कि डिसीज कितनी तेजी से स्प्रेड हो जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, बहुत तेजी से फैल रही कोविड-19। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है एपिडेमिक डिसीज की, जैसे कि यहाँ पे कि ये इन्फोडेमिक हो जाएगा, जिसके मिस इन्फॉर्मेशन और जो हमारी फेक न्यूज़ है वो बहुत तेज़ी से फ्लड की तरीके से बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से फैल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, प्रॉब्लम्स है। अब इसको हटाने के लिए कंट्रीज़ क्या करेंगी? स्टॉप करने के लिए फेक न्यूज़ को क्या करेंगी? सेंसरशिप मॉडल लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाता है, अगर कंट्री सेंसरशिप मॉडल लेके आती हैं तो उसके तहत क्या करेंगी? बहुत सारी न्यूज़ वगैरह उनको काटेंगी, नहीं लेके आने देंगी। लेकिन अथॉरिटेरियन एक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अथॉरिटेरियन बन गया, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, जो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वायलेट्स होगा इसके अंदर। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये निकल के आता है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो थे, अभी रिसेंटली ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे बोस्नारो बोल्सोनारो, तो उन्होंने ट्विटर में एक ट्वीट किया था, तो उनके ट्वीट को क्या कर दिया? ट्विटर ने डिलीट कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो उनकी, जबकि एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी का एक जो कोई हेड है, अगर वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, सोचिए उसकी चीज़ों को और यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, आप ट्विटर एक है, वो अपने प्लेटफॉर्म में जिसको चाहे उसकी चीज़ें रख सकती है, बट एक यहाँ पे भी कंसर्न निकल के आता है जिसको आपको ध्यान पे रखना होगा। तो यहाँ पे क्या कही जा रही है, कहा जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि पावर इंक्रीज होगी किसकी? कोविड-19 के बाद देखने को मिलेगा कि आप असली जो पावर होगी वो जो जिनका इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, जो बहुत सारी जो इस तरीके से चला रही कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, उनके पास जो है पावर कंसंट्रेट हो जाएगी, क्योंकि उनके पास सभी का डेटा रहेगा, सभी चीज़ें उनके पास रहेगी, वो किसी को भी कहीं से भी कुछ भी हैंडल कर सकती हैं। तो यहाँ पे उनकी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ बताई जा रही है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया फेक न्यूज़ रिलेटेड। सेकंड जो कंसर्न निकल के आता है, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट, कि डेटा की शेयरिंग। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इंडियन एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूं कि जो आप सब लोग ऐप यूज कर रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप, या फिर सिर्फ इंडिया के अंदर ही आरोग्य सेतु ऐप यूज नहीं हो रहा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग इस तरीके से ऐप्स हैं। तो वो आपके सारी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, सारे आपके जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लिया। अब वो जो डाटा हो गया, उसकी क्या गारंटी है कि वो यूज हो जाने के बाद, कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद, उसके बाद उसका सही यूज होगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा? मे बी पॉसिबल कि उसको शेयर कर दिया जाए। तो टेक्नोलॉजीज जो कंपनीज है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, तो उसका गलत उपयोग यहाँ पे कर सकती है, इसको अडॉप्ट कर सकती है। तो मे बी आपको यहाँ पे गलत यूज करके आपको फंसाया जा सकता है और बहुत सारी आपके साथ प्रॉब्लम्स खड़ी की जा सकती हैं। तो ये कंसर्न निकल के आ रहा है। थर्ड रिस्क जो निकल के आ रहा है वो आपको समझना है कि चैलेंजेस आउट आवर टेक फ्यूचर। जो चैलेंजेस हैं वो निकल के आ रहा है, अपने जो टेक्निकल फ्यूचर है वो किस तरीके से रहेगा। अंडरमाइन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटीग्रिटी ऑफ साइबर रियलिज्म, जो क्या होगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग आजकल इंटरनेट में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि कोई भी काम करना हो गया, आप सभी लोग देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और बहुत इस तरीके से चीज़ों के थ्रू सारी चीज़ें हो रही। डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहा जाता है कि आने वाले टाइम में डेटा वॉर होने की बहुत संभावना है। जो बायो वॉर, डेटा
कवर, आज के बाद जो है लोग कभी बंदूकों से और इन सारी हथियारों से नहीं लड़ेंगे, वो इस तरीके से लड़ेंगे जिस तरीके से बीमारी फैल रही है। तो ये एक वॉर तरीके से हो रही, कितने लोग यहाँ पे मारे गए। और एक डेटा वर्क, सोचिए अगर आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें लीक हो जाए तो कितनी आपकी मतलब एक तरीके से अगर कोई भी आपकी पर्सनल चीज़ें लीक हो जाती हैं, पब्लिक में आ जाती हैं, डोमेन में आ जाती है, जो कि नहीं आना चाहिए, तो एक छोटा सा कंसर्न निकल के आता है कि आपका प्राइवेसी का इशू हनन हो रहा है। तो ये साइबर क्राइम की वजह से ऐसा किया जा सकता है कि कोई भी इस तरीके से सब वायरस आ गया जो थ्रेट कर दिया। मैं एक इंडिविजुअल की बात भी कर रहा हूँ और मैं एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ कि स्टेट की बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं, और बहुत सारी इस तरीके से इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि नहीं शेयर की जानी चाहिए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई सपोज एक वायरस आ गया, किसी ने कुछ इस तरीके से कर दिया, आपका सारा डेटा अफेक्ट कर दिया, तो उससे होल वर्ल्ड प्रभावित हो सकता है, पूरी की पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। ये आपको ध्यान पे रखना है। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह भी देखी होंगी जहाँ पे एक वायरस आता है और पूरे दुनिया के अंदर हलचल मचा देता है, तो वो वैसी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। फोर्थ रिस्क एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क यहाँ पे बताया गया है, इंडिविजुअल परमानेंटली लेफ्ट बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि परमानेंटली इससे बहुत पीछे हैं डिजिटलाइजेशन से। मतलब आज भी देखिए इंडिया के अंदर मेनली जो है, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी अभी भी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लोग डिजिटलाइजेशन नहीं हुए, डिजिटल नहीं हुए हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो कैपेबल नहीं है इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आपको अच्छा इंटरनेट यूज करने के लिए आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए, एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है। नॉर्मल ये नहीं कि आप सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सअप, ये ट्विटर, ये इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कुछ ऐप्स चला रहे हैं तो ये इंटरनेट का यूज हुआ। इट्स नॉट एन इंटरनेट का यूज। मतलब एक तरीके से सही इंटरनेट का यूज तब एक तरीके से का है जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, आप अपना काम जो है वर्क टू होम जो है कर रहे हैं, आपको उस टाइम पे हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए। जब आप डेटा की शेयरिंग करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, बहुत सारी फाइल शेयर होंगी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हर एक जगह हर एक आदमी जो है इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। पीपल आर नॉट मोटिवेटेड इनफ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेटेड ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते हैं, वो उनके अंदर इस तरीके से नहीं आता, वो सोचते हैं यार जितना हमसे दूर है उतना अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। और इसके अंदर से क्या होगा कि एक और तरीके की इनइक्वलिटी डेवलप होगी। देखिए सोशल इनइक्वलिटी है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वर्ल्ड के अंदर ही देखने को मिलती है। सोशल इनइक्वलिटी और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। और इस तरीके से एक इनइक्वलिटी और आ जाएगी, वो है डेटा की इनइक्वलिटी आ जाएगी, जहाँ पे लोगों के पास, कुछ लोगों के पास वहाँ पे होगा हैव्स और हैव नॉट, दो तरीके के लोग यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो ये एक कंसर्न को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फाइनल रिस्क यहाँ पे बताया गया है, हाउ स्टेट रिस्पॉन्ड टू दीज वेरियस चैलेंजेस। स्टेट किस तरीके से इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्स करेगा, जो हमारे पास चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं इसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे देखिए डिजिटल कोड वार्स की सिचुएशन अराइज हो सकती है कि कल को कोड वार्स हो गए, जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा कंप्यूटर में काम करने वाले लोग हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका मजबूत है, जहाँ पे जो लोग जो है ज़्यादा कोडिंग जानते हैं, तो वो जो देश है वो आगे बढ़ जाएगा, वो स्टेट आगे बढ़ सकता है। जहाँ पर ऐसे लोग कम है वो ऑब्वियस सी बात है पीछे रह सकता है। तो मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इंडिया का बताया गया यहाँ पे, इंडिया डिजिटल आईडी सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी एक थोड़ा सा प्रशंसा की गई है, इंडिया की तारीफ की गई है, जो कि हेल्प करता है कंट्री को कैश ट्रांसफर और डिजिटल पेमेंट। तो इसलिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम डीबीटी वगैरह देखते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है हमारा, और हम जो भीम ऐप हो गया, यूपीआई वगैरह की मदद से हम अपने पैसों को भी डिजिटली माध्यम से भेज सकते हैं, और जो कि बहुत आसान है और लोग यूज टू हो चुके हैं इसके। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि हमें आगे लेके जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया जो आर्टिकल के अंदर था। अब देखिए इसके वजह से पोस्ट कोविड-19 की वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब जा चुकी है। मेनली गिग इकोनॉमी के अंदर, गिग इकोनॉमी जो वर्ड है इसका मतलब होता है इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं कि चलिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए काम किया, उसके बाद उनकी जो जॉब से वो एक बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इशू होगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है बहुत ही तेजी से राइज होगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, नीड न्यू सिस्टम ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे एक नया सिस्टम की जरूरत है जहाँ पे हम सोशल प्रोटेक्शन करें। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है।
रैपिड ग्रोइंग की बात करता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे कि 3D प्रिंटिंग हो गया। तो 3D प्रिंटिंग में आज पहले लोग स्पून वगैरह बनाया करते थे, छोटी छोटी चीज़ें जो कि अननेसेसरी थी, मतलब अननेसेसरी तो नहीं कह सकते पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन आज देखिए वेंटिलेटर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो ये कैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए कभी भी आपके ऊपर जब प्रेशर होता है तभी काम अच्छे से होता है। आप खुद सोचिए, जब आपके एग्जाम पास में आते हैं तो आपकी पढ़ाई कितनी स्पीड से बढ़ जाती है, कितनी तेजी से, कितनी अच्छी पढ़ाई होने हो जाती है। आपकी नींद जल्दी सुबह आप जल्दी उठने लगते हैं। अगर आप कभी सो के नहीं उठते जल्दी, फिर भी आप जल्दी उठने पर लगते हैं। रात को नींद नहीं आती आपको पढ़ाई को लेकर। तो वो सारी चीजें क्या होती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज प्रेशर है इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम में स्पेनिश फ्लू हुआ का था लगभग सेंचुरी एगो, 100 साल पे, मतलब 100 ईयर्स एगो लगभग स्पेनिश फ्लू हुआ था प्राइमरी अमेरिका के अंदर। जिसके पास जो है लोग जो है टेलीफोन का यूज नहीं करते थे, मतलब बहुत कम लोग यूज करते थे। टेलीफोन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी पर लोग उसका कम यूज करते थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया, फैमिली उनके फ्रेंड से वो टच में रहने के लिए वो इस चीज का यूज करने लगा। ये बहुत तेजी से बढ़ गए और आज के जमाने में कहा जा रहा है सिमिलर चीजें फिर से हो रही हैं। जैसे कि हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह जो है, आज ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पर लोग यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस कोविड-19 की वजह से ये देखिए कितनी तेजी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बढ़ चुकी है, वर्चुअल रियलिटी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ये सारी चीजें क्या हो रही, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही हैं। तो ये आपको ये था आर्टिकल, डिटेल्स हमने डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स कवर करने की मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से। और आपको लगातार लेक्चर को शेयर करना है, लेक्चर को लाइक करना है, कमेंट करना है। देखिए अगर कोई भी गलती होती है हमसे या कोई भी प्रॉब्लम आपको, कोई भी कंसर्न आ रहा है तो आप जरूर बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें लेके आएँ और दें। काफ़ी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको बस शेयर करना है और कुछ नहीं करना है। जस्ट आप शेयरिंग कर दीजिए, उसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे फ़ायदा हो पाए। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है फाइनली आपको कि कोविड-19 विल पेस अप द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एलिब्रेट करना है इसको। तो 250 वर्ड्स में इसको आंसर आपको लिखना है। तो जो भी हमने समझाया है इसका ग्राफ का मदद ले सकते हैं, फ्लो चार्ट का मदद ले सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसकी मदद ले सकते हैं, आर्टिकल्स जो मैंने आपको पोस्ट किया है उसकी आप मदद ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। आज का लेक्चर यहीं तक, बस लेक्चर को शेयर कर दीजिए और हमारी फैमिली को बस पढ़ाइए, ग्रो करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। और इस तरीके से और इनिशिएटिव मैं आप लोगों के साथ जरूर लेके आता रहूंगा, बस आप लोगों को अपना साथ बना के रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।